नमस्कार दोस्तों, आज हम इस पर बात करेंगे कि जो ये साल का जो सबसे बड़ा क्रैश हुआ है, स्टॉक मार्केट में जो फॉल हुआ है सेंसेक्स के अंदर, ये किन वजहों से हुआ है, इसके ग्लोबल कारण क्या रहे हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कोरोना की वापसी से सहम गया है शेयर बाजार जो आपका है। सेंसेक्स में 2 महीनों में बहुत बड़ी गिरावट देखी गई है। इससे 3.7 लाख करोड़ जो है निवेशकों के डूबे हैं। तो ये इसका सारा गणित क्या है, इसकी सारी रीजनिंग क्या है, इसके ग्लोबल फैक्टर्स का जो एक तरीके से प्रभाव है इंडियन मार्केट्स के अंदर, हम फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन के दौर में हैं। तो इन सब की जो इसके पीछे का जो डायनामिक्स है, इसके पीछे का जो गणित है, उसको हम समझेंगे। अलग अलग मार्केट्स को हम समझेंगे, हम वॉल्यूम्स को समझेंगे, अमेरिकन की जो इकोनॉमिक जो बाइडेन की जो पॉलिसीज हैं हम उनको लेकर के समझने का प्रयास करेंगे। फिर जो ईसीबी है उसको देकर क्रिस्टीना लिगार्ड की जो प्रोसेस जो उसकी पॉलिसी जो प्रायोरिटीज रही हैं हम उन पर बात करेंगे। और जिस तरीके से क्रिस्टीना लिगार्ड जब आईएमएफ के चीफ थे उस वक्त इनके जो काम थे हम उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे उसको बेहतर समझने के लिए। फिर हम फ्रांस के मार्केट्स पे बात करेंगे, जर्मनी में देखेंगे, हांगकांग के मार्केट को हम देखेंगे। इसके बाद ब्राज़ील को देखेंगे, ब्राज़ील का बहुत अच्छा केस स्टडी है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। और इसको हम कॉन्सेप्चुअल देखेंगे, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में भी आपको बताऊंगा कि ये मार्केट्स जो हैं ये क्रैश क्यों हुए हैं, इसके लिए आरबीआई के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं, इसको किस तरीके से सलाह दी जा रही है इंडियन मार्केट्स के लिए, इसमें आगे ऐसा ना हो या इससे थोड़ा बचा जा सके, सेफ गार्ड क्या वो सफिशियंट होंगे, जो इसकी चुनौतियां आने वाली हैं उन पर तमाम बातें करेंगे। ग्लोबल इकोनॉमी पे बात करेंगे और मार्केट कैप पे बात करेंगे। तो इन सारी चीज़ों का जो है हम इसका एक इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। तो हम इसको चलिए हम इसको अगर बहुत साधारण तरीके से हम कैसे देखें तो इसमें जो एक रीज़न दिया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि जो प्रॉफिट बुकिंग है यानी कि जो मुनाफा वसूली है, इससे मंडियों के अंदर जो गिरफ्त में मार्केट्स आ गए हैं। सेंसेक्स जो है 49,744 अंक पर और निफ्टी जो है 14,700 के अंक से नीचे आ गया है। तो ये एक तरीके की आप इसे हेडलाइंस कह सकते हैं लेकिन इसके पीछे का जो इसका मतलब है, जो निवेशकों के लिए इसकी जो मतलब है, जो रिसर्चर्स के लिए इसका मतलब है, जो स्टूडेंट्स के लिए इसका मतलब है, और जो मार्केट्स को समझना चाहते हैं, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, वो किस तरीके से इसको देख रहे हैं, हम उन पर बात करेंगे। तो अगर हम इसको ये देखें कि किन चरणों से इसमें गिरावट आई है, तो अगर हम इसके कहेंगे तो सबसे पहला जो मामला बनता है वो कोविड का बनता है। जो कोविड 19 के जो बढ़ते मामले हैं, जिससे भारत में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों से बाजार में जो एक तरीके धारणा प्रभावित हुई है, इससे निवेशकों में चिंता बढ़ी है, जिससे कि बिकवाली हावी हो गई। तो ये एक बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है, ओवर सिंप्लीफिकेशन भी कह सकते हैं इसे कई हलकों पे, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण रीजन है। इसके बाद जो है कि इन्फ्लेशन को लेकर के भी बहुत इसमें कंसर्न दिखाए गए थे। तो बढ़ती महंगाई से जो चिंता हुई, तो एक तरीके से ये कहना होगा कि हमें जो कोरोना संकट के बीच में जो खाद्य पदार्थ हैं और जो ईंधन की बढ़ती कीमतें हैं, इससे मांग प्रभावित होने का खतरा है। इसको मार्केट ने एंटिसिपेट किया और जिसकी वजह से एक तरीके से मार्केट में पैनिक क्रिएट हुआ। इसके बाद अगर हम एक और इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए समझने के लिहाज से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अगर हम विदेशी निवेशकों ने एक तरीके से जो है निवेश को घटाया है थोड़ा, तो इसको लेकर के इस पे इन डेप्थ हमें जाना होगा। इसको हम बिल्कुल आराम से इसी पे फोकस करेंगे। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं हम, जो उच्च मूल्यांकन पर चिंता का विषय है, विदेशी निवेश में कमी आनी है। और इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर इंडिया की पोजीशन बहुत अच्छी है अन्य देशों के मुकाबले, उसको एक सेपरेट फीचर हम तैयार करेंगे, इसमें इसको आगे बनाएंगे। तो उसके लिहाज से लेकिन इंडिया के लिए चुनौतियां कम भी नहीं है यहाँ पर। तो भले ही जो है इसमें एफपीआई की खरीदारी हो रही है, लेकिन जो प्रभाव में है, जो उसका फ्लो है, उसमें गति जो है वो धीमी हो गई है। ये बहुत बड़ी फाइंडिंग है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका है, इसका सारा डायनामिक्स हम समझेंगे। इसके बाद जो है कि वैश्विक संकेतों का जो असर है, जो ग्लोबल फैक्टर्स को इसको कहा जाता है, उसका जो इफेक्ट होगा, जो इम्पैक्ट होगा। तो वैश्विक संकेतों से जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, से घर वापसी देखने को मिली है एक तरीके से। तो जो मंडे जो हफ्ते का जो पहला दिन था, इसमें जो मंडे जो क्रैश हुआ है, अन्य एशियन मार्केट्स में जैसे चीन के शंघाई कंपोजिट, हांगकांग को भी नुकसान में ये आ गए थे। तो इन मार्केट्स पर हम थोड़ी सी डिटेल से बात कर रहे हैं, इसमें करेंगे। और इसके बाद अगर हम इसको बिल्कुल एक तरीके से अगर हम इंडियन मार्केट्स की बात करें, तो 5 लाख करोड़ जो है वो अभी तक डूबे हैं। तो लगातार 5वें दिन की गिरावट से निवेशकों के, इन्वेस्टर्स के 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा है। तो सेंसेक्स में क्या हुआ है कि जो जोरदार गिरावट से न केवल जो मंडे जो क्रैश हुआ है, इसमें जो निवेशकों की जो पूंजी है वो एक ही दिन के अंदर
3.7 लाख करोड़ की पूंजी जो है वो डूब गई है। तो सेंसेक्स में एक तरीके से देखा जाए तो 2 माह के अंदर, एक दिन के अंदर ये वाली जो क्रैश है, ये सबसे बड़ा क्रैश है। 2.25% का बताया जा रहा है, लेकिन ये बहुत सब्सटैंशियल क्रैश है, बहुत बड़ा क्रैश है ये। तो इसको देखा जाएगा कि किस तरीके से वायरस के मामले बढ़ने की वजह से जो आर्थिक अंकुश एक तरीके से बढ़ रहे हैं, तो वैश्विक बाजारों का जो कमजोर रुख से भी बाजार के जो एक तरीके के मार्केट इन्वेस्टमेंट्स पे चलते हैं, तो वो जो धारणा है वो प्रभावित हुई है इसकी। तो एफ एंड ओ ऑप्शंस पे भी हम इसमें बात करेंगे, उस बाजार में भी उतार चढ़ाव बढ़ा है, इसका एक सेपरेट फीचर बनाएंगे। एफ एंड ओ के लिए हम इस पर डिटेल से बात करेंगे, इसका जो इम्पैक्ट होगा। आरबीआई के लिए क्या इसमें चुनौतियां हैं, हम इस लेक्चर में उस पर भी बात करेंगे। तो इसको अगर हम आंकड़ों के लिहाज से कहें, अगर हम डेटा के हिसाब से कहें, तो 5 दिन में जो है ये 2360 अंक जो है सेंसेक्स जो है ये टूटा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। 5 दिन के अंदर, मैंने जैसा कि पहले कहा था कि 5 दिन में आपको 5 लाख करोड़ जो है डूब गए, और सिंगल डे में, एक दिन में जो है 3.7 लाख करोड़ जो है वो उसका डूब गए हैं निवेशकों के। तो 16 फरवरी 2021 की अगर हम बात करें, तो उस वक्त जो सेंसेक्स का स्तर था 52,104.17 था। इसके बाद 17 फरवरी को जो है 51,000, यानी कि आप फॉल देखिए, 51,703.83 हुआ। इसके बाद 18 फरवरी को जो है 51,324.69 हुआ। उसके बाद 19 फरवरी को 50,879.76 पे गया, और 22 फरवरी को ये 49,744.32 पे ये जो है इसकी 22 तारीख की जो ये फिगर्स आई हैं। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें जो ख्याल रखने वाली बात है कि 52,338 अंक के स्तर पर पहुंचा था सेंसेक्स 16 फरवरी को, तो ये आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद 50,000 के अंक के नीचे आया सेंसेक्स। इसकी जो मुख्य वजह है वो बिकवाली है, एक तरीके से उसके जो कारण बना है वो बिकवाली बनी है। और 1,145 अंक टूटकर जो है ये 39,744 अंक पर जो है सेंसेक्स बंद हुआ है। इसका हम सारा गणित इसमें समझेंगे। और इसके बाद 306 अंक लुढ़क कर जो है ये 14,675 अंक पर जो है आपका एनएसआई जो है आपका ये निफ्टी के डेटा है आपके पास। तो अगर हम इसमें इसको देखें कि इसमें जो शेयर्स हैं किस किस सेक्टर में हुए हैं, तो मेटल को छोड़कर जो है सभी सेक्टर में रुड़के डॉक्टर रेड्डीज ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है। तो 4-4.5% का उनका फॉल देखा गया था, हम उस पर भी बात करेंगे। तो इसको मैं इसमें, लेकिन जो मुख्य बात है इसको हम इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं कैनवस को, कि ताकि आपको समझ में आ जाए, जब हम इसका एनालिसिस करेंगे तो आपको उसमें सहूलियत हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि मेटल को छोड़कर जो है सभी सेक्टर रुड़के हैं, और जो उसमें जो आधी बात निकल करके आई है वो ये निकल करके आई है कि मेटल जो है इसने 1.6 का पॉजिटिव दिखाया है। और इसके बाद जो है एफएमसीजी जो है ये माइनस में गया है, 1.3% हुआ है। बैंक जो है ये आपके 1.6% है। और ऑटो सेक्टर जो है -2.3% है। फार्मा जो है -2.5% है, जिसमें डॉक्टर रेड्डीज का मैंने जैसे जिक्र किया। सरकारी बैंक जो है पब्लिक सेक्टर बैंक से, इसमें -2.6% है। रियलिटी जो है -2.8 है। आईटी सेक्टर को नुकसान हुआ है, जबकि आईटी सेक्टर आप देखें इन्फोसिस का, टीसीएस का, ये बुल रन जब चला था मार्केट्स का 11 हफ्तों तक, उसमें कितने, उस पर भी हमने फीचर कवर की थी। तो आप देखिएगा, पहले बुल रन का हमने एक्सप्लेन किया था, उससे गुजराती धंधों करके भी मैंने एक इसमें फीचर बनाया था। तो इसमें जो आईटी है आपका वो -2.9 का इसने फॉल विटनेस किया है। मीडिया को काफी नुकसान हुआ है, -3.4% की इसमें गिरावट देखी गई है। तो ये हमारे कैनवस है कि इस तरीके से जो है किस तरीके से शेयर बाजार जो है वो सहमा है। तो शेयर बाजार में 5वें दिन की गिरावट, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, जिस तरीके से रुड़का है, तो ये 2 महीनों के अंदर ही सबसे बड़ी गिरावट है। तो इस गिरावट के तहत जो है कि कारोबारियों का इस तरीके से कहना है कि कई राज्यों में जैसे कोरोना के जो मामले थे, इससे मूल्यांकन की जो चिंता हुई, इससे निवेशकों की धारणा पर असर पड़ा, क्योंकि मार्केट्स आर फ्यूल्ड बाय द सेंटिमेंट्स। ये हर्ड बिहेवियर की थ्योरी भी आती है, अगर आप इसे एकेडमिक सेंस में जानना चाहें। तो इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात निकल करके आई है वो ये आई है कि डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती से भी जो है निवेशकों के में उत्साह नहीं दिखा। यहाँ पर मैं नहीं कह रहा हूँ, और जो डॉलर के मुकाबले रुपये ने जो थोड़ी सी मजबूती दिखाई थी, उससे भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें कोई खास उत्साह नहीं दिखा। तो ये इसकी मेजर फाइंडिंग है, ये काफी काम आएगी ये फाइंडिंग। इससे सेंसेक्स जो है आपका जो है कि 1145.44 ये अंक जो है ये रुढ़क गया नीचे। और निफ्टी जो है आपका 306.05 अंक गिरकर 14,675.70 पर बंद हुआ। तो इस तरीके से देखा जाए कि सेंसेक्स जो है पिछले 5 दिनों के अंदर 2409.81 और निफ्टी जो है 639 अंक की गिरावट लेके आई है। तो ये
सारे आंकड़े हैं। तो इसके जो एक तरीके से इसको अगर हम फिर से इसको अगर हम रिकैप करने की कोशिश करें तो बाजार में जो गिरावट है उसको अगर हम सम करें तो ये बाजार जो है जो वैश्विक बाजार है, जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, इसमें जो नकारात्मक रुखता से प्रभावित होकर जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है उसकी धारणा शेप होती है। तो उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि फ्रांस में, जर्मनी में, यूके, हांगकांग को हम देखेंगे, इसमें ब्राजील का हम केस लेंगे इसमें, तो उनको समझने में तब हमें डोमेस्टिक मार्केट में जो ये एक तरीके जो सहम गया है शेयर बाजार, इसको समझने में सहूलियत मिलेगी। तो एफ एंड ओ में एक तरीके एक्सपायरी सप्ताह होने के सभी बाजार जो है वो उतार चढ़ाव भरा रहा, और इसमें जो बहुत क्रूशियल फैक्टर है वो आपका बॉन्ड्स का है। तो जो बॉन्ड्स जो हैं आपके बॉन्ड्स जो प्राप्ति बढ़ने से महंगाई में वृद्धि के कारण जो है जो ग्लोबल स्तर पर जो है कमजोरी की स्थिति हो, इसको एंटिसिपेट किया मार्केट्स ने, और इसके बाद जो है कि जिससे पैनिक क्रिएट हो ऑफ कोर्स। इसके बाद जो विदेशी पोर्टफोलियो के जो निवेशक हैं उसमें निवेशों की कमी आई है, तो 19 फरवरी को एफपीआई में करीब जो है 119 करोड़ की निकासी गई थी। तो ये इसने एक तरीके से ट्रिगर किया इस चीजों को। तो अगर हम इन सारी चीजों को देखें तो सेंसेक्स जो है आपका 27 शेयर जो है इसके लाल निशान पर आ गए थे। तो सेंसेक्स के 30 शेयरों में से, ये बहुत बड़ी बात है, इसमें से जो 30 शेयरों में से उसके 27 लाल निशान पर बंद हुए। डॉक्टर रेड्डीज जो है, जैसा कि मैंने पहले कहा, 4.77% का नुकसान में रहा। महिंद्रा एंड महिंद्रा को बहुत नुकसान हुआ है, और जिसमें टेक महिंद्रा को भी हुआ है, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक को हुआ है, इसमें टीसीएस को भी नुकसान में रहे। हालांकि जो है कि 3 शेयर हरे निशान पर बंद हुए। इसमें आपका जो बहुत ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है एक तरीके की, जिसमें ओएनजीसी है, एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, इसमें 1.14 तक के इसमें लाभ देखे गए हैं। तो इनके लिए जो 30 में से 27 पे अगर आप रेड इसमें निशान पे चले जाते हैं और 3 आपके ग्रीन निशान में है, इसलिए बाजार जो है सहमा, जो हम शुरू से कह रहे हैं। तो अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि अब हम इसे और थोड़ा बारीकी से इसका अध्ययन करें कि इनकी वजह क्या रही है। तो इसको जब हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें जो है कि बेसिकली जो इसमें हुआ है कि इसमें जो करेक्शन की जो बात आती है, इसमें जो साइकिल स्टॉक्स मसलन जो है आपका इंडस्ट्रीज के मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑटो, मेटल, एनर्जी जैसे शेयर जो हैं ज़्यादा खरीदने चाहिए, ऐसा कहा जाता है। ये कन्वेंशनल विजडम है, इट डजंट हैज टू, इसको ये क्या है कि ये माने या ना माने वो इंडिविजुअल उस पर निवेशकों के ऊपर है, लेकिन ये है कि कन्वेंशनल विजडम इस तरीके का इंडिकेशन देता है। तो एक तरफ कुछ जो लेकिन मार्केट्स के अंदर कन्वेंशनल विजडम हो या हो, मार्केट्स का एक अपनी ही भाषा है जहां भाव ही भगवान है। तो एक तरीके से मार्केट्स जो है बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। अगर कोई कहता है कि वो मार्केट्स को समझता है, ये इसको कहते हैं, वॉरेन बफेट का खुद का कहना है कि वो या तो झूठ बोल रहा है या दूसरे को बेवकूफ बना रहा है। तो इसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि एक तरफ कुछ शेयर महंगे हैं तो कुछ की कीमत कम में भी उपलब्ध है। तो इसको देखें कि फंड्स का रुख जो है कि महंगे शेयरों से सस्ते शेयरों की तरफ जाएगा। जो फंड्स होंगे वो अट्रैक्ट होंगे ऑब्वियसली। इसमें जो रिटेल निवेशक हैं इनका ध्यान कम कीमत पर मिल रहे हैं उस पर इस पे होना चाहिए। तो इसमें जो देखा जाए कि इस तरीके से अगर ये जो मार्केट्स के अंदर जो ये है वो 10 सेंसेक्स जो है, इसमें जो है इस साल की 10 बड़ी जो गिरावटें अगर हम देखें इसको, इसमें फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर हम देखें इसे, तो इसमें जो बुनियादी बात है वो जैसे 15 जनवरी की अगर बात करें, 18 जनवरी को आपका उसमें 15 जनवरी को जैसे 549 अंक गिरा, 18 जनवरी को आपका जो है 470 अंक गिरा, 25 जनवरी को आपका 531 अंक गिरा, इस साल की बात हम कर रहे हैं। 22 जनवरी को आपका 776, इसमें जो है कि बेसिकली, और उसके बाद 27 जनवरी को 940, 938 और 959। तो इस तरीके जिस तरीके से मार्केट के अंदर ये जो एक तरीके से गिरावट देखी गई, और सेंसेक्स का जो लेवल था वो लगातार जो है कि कभी जूम किया कभी इसमें किया, और जो 17 फरवरी से जो आप देखें तो मार्केट की जो दिशा है वो किस तरीके से इसने किया है। तो एक दो हफ्तों में मार्केट स्थिर होने की इसमें बात कही जा रही है कि और वो मार्केट अपना करेक्शन ले लेगा। लेकिन भारतीय अब इसकी जो वजह है, मुख्य वजह वो ये बताई जा रही है कि जो इंडियन इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी मजबूत हैं अभी भी। यहाँ पर थर्ड क्वार्टर के अंदर जो कंपनियां हैं, तीसरी तिमाही में जो कंपनियों के नतीजे जो हैं वो बेहतर रहे हैं। कुछ मामलों में तो एनालिस्ट में जो अर्निंग ग्रोथ है ये 30% तक री रेट भी किया है। तो इस लिहाज से शेयर बाजार जो है कि वैल्यूएशन इतना अधिक नहीं लगता है। ऐसे में जो घरेलू शेयर बाजार का जो ट्रेंड पॉजिटिव रहना चाहिए, और जो होगा भी काफ़ी हद तक ये ऐसा हो जाएगा कि मार्केट खुद को करेक्ट करेगा। लेकिन एक शॉर्ट टर्म करेक्शन जरूरी था जो चालू भी हो गया था, तो एक दो हफ्ते में बाजार जो है वो स्थिर होना चाहिए। तो इसके पीछे जो अब हमें इस पोजीशन में हम आ गए हैं कि अब हम इस पर बात करें कि जो सप्ताह के एक तरीके से ये किस तरीके से ये सारा खेल हुआ, इसने किस तरीके से जो रिटर्न्स हुआ, तो इसका जो दुनिया भर के जो बाजारों का नकारात्मक असर जो है वो दिखना तय था। इसमें जो हम बात बार बार कर रहे हैं बॉन्ड्स की कर रहे हैं, हम इसको अगली स्लाइड पे देख लेते हैं।
इसमें जो हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, हम उसकी बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो बॉन्ड यील्ड बढ़ने से जो है, जो विदेशी संस्थागत निवेशक थे, यानी एफआईआई जो थे, विदेशी संस्थागत निवेशक जो थे, इन्होंने 1.4 से 1.5 जो है सालाना रिटर्न जो है अमेरिका में बैठे बैठे ही मिल रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रीम, जिसकी वजह से गोल्ड के अंदर भी एक कमजोरी महसूस की गई है, जिस तरीके से उसमें फॉल देखा जा रहा है। क्योंकि जो बॉन्ड यील्ड है, इसमें जो एफआईआई के जो निवेशक हैं, उनको ही जो है अपने सालाना ईयरली जो है अमेरिका में बैठे बैठे ही जो है 1.4 से 1.5% का इसमें रिटर्न मिल रहा है। तो वो जाहिर सी बात है कि वो उनको ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट लग रही है। तो ऐसी स्थिति में आमतौर पर क्या होता है कि आम निवेशक या एफआईआई के बाजारों से पैसा निकलने लगता है या निकालने लगते हैं। तो इसी का असर दुनिया भर के बाजारों में देखा जा रहा है, जिसकी बात हम बार बार कर रहे हैं। फ्रांस हो, हांगकांग हो, तो इन बाजारों से ये पैसा निकलना शुरू हुआ। तो तेजी से बढ़ते बॉन्ड यील्ड पर जिस तरीके से कि दुनिया भर के सरकारों ने इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए दो चीजें की हैं। किसी देश में एक तरीके से नोट छपने शुरू हो गए हैं, तो कुछ देशों के अंदर जो है फिस्कल डेफिसिट बढ़ाया गया है। जैसे हमारी इकोनॉमी के अंदर भी हमने फिस्कल डेफिसिट पे अब इसमें फिक्र नहीं की है, 2025-26 तक की बात की जा रही है। तो बेसिकली या तो नोट छाप दिए हैं, या फाइनेंशियल डेफिसिट की तरफ चले गए हैं, या अपने कुछ देशों में फिस्कल डेफिसिट को बढ़ा दिया है। तो जब भी सरकार जो है इस तरीके की बोरोइंग्स जो मार्केट से भी उठाती हैं, तो ये बढ़ती है, तो बॉन्ड यील्ड में तेजी आती है। तो ये इसको कहते हैं एकेडमिक सेंस में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो बॉन्ड यील्ड में जो तेजी आई, तो आगे जाकर जैसे ही ये सरकारें जो है स्टिमुलस पैकेजेस की बात करेंगी, वैसे ही क्या होगा कि आपका बॉन्ड यील्ड में गिरावट भी देखने को मिलेगी। तो ये स्टिमुलस पैकेज और जॉब्स की मैंने कल बात की थी अमेरिकन मार्केट्स के अंदर, किस तरीके से मैंने उसको एक्सप्लेन किया था ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के अंदर, और जो बाइडेन के चैलेंजेस को लेकर के हमने जो बात की थी, फैक्ट्स पे बात की थी, डेटा के साथ बात की थी। तो इसका जो आधार है जो एकेडमिक सेंस में, वो ये है कि जब भी कोई भी सरकारें जो हैं, जब वो बोरोइंग बढ़ाती हैं या बॉन्ड यील्ड्स में, तो तेजी आनी स्वाभाविक है। तो जिसकी वजह से बॉन्ड यील्ड्स में तेजी आई है। तो एक ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। तो आगे जाकर जैसे ही सरकारें स्टिमुलस पैकेजेस की बात करती हैं या कहती हैं, जैसे कि जो बाइडेन ने कहा है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा है, तो वैसे ही क्या होगा कि बॉन्ड यील्ड में गिरावट भी देखने को मिलेगी। तो लेकिन ये अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो इधर जो है कि एफआईआई में, भारतीय बाजारों में जो है कि पिछले सप्ताह जो है एफआईआई में जो निवेश जो है वो घटाया गया है। इस पर एक तरीके से ये हुआ ये है कि आज से 10 दिन पहले निफ्टी अपना जो है 42 गुना के स्तर पर ट्रेंड कर रहा था, लेकिन इस स्तर पर कोई भी निवेशक जो है निवेश करने से पहले 10 बार सोचेगा। तो यही कारण है कि एफआईआई में जो है निवेश घटा रहे थे, और उससे वक्त ये महसूस किया जा रहा था कि शेयर बाजार जो है एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया है। तो जिसने इसको पकड़ लिया उसने अपने को बचा लिया, लेकिन जिसने नहीं पकड़ा इसे सैचुरेशन पॉइंट, वहां पर ये मार्केट जो है वो बेरिश हो गया, और उसका जो इम्पैक्ट है वो 3.7 लाख करोड़ डूबने के रिजल्ट के तौर पर सामने आया। तो इसमें हुआ क्या कि जो सैचुरेशन पॉइंट आ गया था, उससे जो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गई थी, और निवेशकों का पैटर्न देखकर यही लगता है, जो इस समय जो था उसके भी हमने, जब मैं शेयर मार्केट से कवर कर रहा था, उसमें था कि पिछले एक साल के अंदर बहुत ज्यादा जो फ्रेश इन्वेस्टर्स आए हैं, न्यू इन्वेस्टर्स आए मार्केट में, और जो 11 हफ्तों का जो बुल रन रहा है, उसने एक तरीके से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया। फिर बजट ने जिस तरीके से फिस्कल डेफिसिट को कोई चिंता नहीं की, काफी बढ़ा दिया है। तो उसको देख के जो निवेश का जो पैटर्न था, उसको देखकर यही लगता था कि एफआईआई जो है अभी वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएगा। तो लेकिन यह है कि जिसने एंटिसिपेट नहीं किया मार्केट में, वो इसके शिकार हो गए एक तरीके से। लेकिन इससे काफी हद तक मार्केट्स में जो थोड़े सीजन्ड प्लेयर्स हैं, उन्होंने इस बात को भांप लिया था। तो अगर अब इसमें देखें कि अगर हम जैसे बॉन्ड की हम बार बार बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बॉन्ड की चिंता में जो है कि एक तरीके से बाजार जो है वो लुढ़का है, और आपके अमेरिकन बॉन्ड का जो एक प्रतिफल बढ़ने से, और इसके साथ साथ जो है कि कोविड का संक्रमण, अगर ये दोनों, जैसे अमेरिका में 5 लाख डेथ्स हो गई हैं कोविड को लेकर के, और कोविड का जो रिटर्न की बात करी जा रही है, तो इन दोनों ने एक दूसरे को जो है एक तरीके से इन दोनों ने एक दूसरे को बढ़ावा दिया, और उससे जो है मार्केट के अंदर पूरे ग्लोबली इसमें पैनिक क्रिएट हुआ। तो अमेरिका में जो एक इसका बॉन्ड को अगर हम समझे अमेरिकन मार्केट्स के हिसाब से, तो अमेरिका में बॉन्ड पर जो है प्रतिफल बढ़ना, और भारत में कोविड के मामलों में तेजी आना, तो ये जो है इससे जो है बाजार जो है एक तरीके से कांपता नजर आया, काफी सहमा नजर आया। तो कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए एक बार फिर से लॉकडाउन की आशंका, जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो बात चलने लगी है, तो
आशंका के साथ जो इसमें हुआ कि कारण बाजार जो है 5वें दिन जो है औंधे मुंह गिरा। तो इसके बाद जो है कि जैसे कि मैंने बार बार कहा है कि आज की जो ये इस वक्त की जो गिरावट थी मार्केट के अंदर मंडी की, जो पहला दिन था हफ्ते का, वो पिछले 2 महीनों में सबसे बड़ी थी। इसके साथ ही जो है इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये निकल करके आई थी कि जो अमेरिका में मानक सरकारी बॉन्ड यानी कि जो ट्रेजरी है, इसका जो प्रतिफल है ये टू बी प्रिसाइसली 1.37% इसमें हो गया है। तो जैसे कि मैं 1.4 और 1.5 की बात कर रहा था, लेकिन जो है कि 1.37% जो है आपका अमेरिकन जो ये मानक है, एक तरीके अमेरिका मानक सरकारी बॉन्ड जो यानी कि ट्रेजरी है, इसका जो प्रतिफल है आपका 1.37% हो गया है, जो पिछले एक वर्ष में सबसे ऊंचे स्तर पर है। यानी कि आप पिछले एक वर्ष में अगर ये सबसे ऊंचे स्तर पर गया है तो इसका बिल्कुल एक साफ, इसका इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए थी। इससे निवेशकों का जो है वो हौसला जो है वो डगमगा गया। तो बॉन्ड बाजार में जो बिकवाली हुई जिस तरीके से, और जिससे कि कीमतों में तेजी से महंगाई का असर उठाने और उसके ऊपर जो एक तरीके लिबरल जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसके सख्त होने के डर से बढ़ गया। तो ये जो थे मार्केट में जो इन्वेस्टर्स पैनिक किए, ये उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, ये उसको बताता है कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या हुआ, खास करके जो सीजन इन्वेस्टर्स नहीं थे। तो एक तरीके के जो, क्योंकि उसकी मीटिंग भी मौद्रिक उसकी जो आने वाली थी, हम उस पर भी एक फीचर बनाएंगे, आगे अभी बनाएंगे एक आध दिन में। तो ऐसे मौके पहले भी आए हैं कि जब अमेरिकन बाजार में जो उथल पुथल हुई, जिससे कि इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर या डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर के बाजारों में भारी एक तरीके से बिकवाली शुरू हो गई, तो जिसकी वजह से मार्केट्स में ये असर देखा गया, जो हम ये देख रहे हैं, जो फिगर्स हम देख रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करने का ये इसकी जो रीजन है। इसके बाद क्या हुआ कि बाजार में जब बिकवाली में एक तरीके का इसमें जो देखा गया, इसमें अमेरिका में जो बॉन्ड पर प्रतिफल बढ़ते ही कुछ निवेशकों ने जो इमर्जिंग मार्केट्स में जोखिम लेने की बजाय जो उन्होंने कहा कि वो अमेरिकन बॉन्ड बाजार में निवेश करना पसंद करेंगे, इसलिए वो मनी जो है वहां से फ्लाइट हुई, वहां से कैपिटल की। तो यूं भी जो जिस तरह से कहा जाता है कि शेयर बाजार खासा ऊपर चला गया था, यानी कि वो एक तरीके से ओवर वैल्यूड पे चला गया था, और अब निवेशक जो है अधिक इंतजार करने के बजाय मुनाफा कमाने को पसंद करेंगे। तो प्रॉफिट सेलिंग के लिए हुआ, बिकवाली ने जोर पकड़ा, लोगों ने इसमें थोड़े पैसे भी बनाए, अच्छे पैसे बनाए, लेकिन जो काफी अनसीजन्ड प्लेयर्स थे उनके लिए थोड़ा ये स्थिति जो है वो डामाडोल हो गई। तो इसमें अगर ये देखें कि भारत में जो है कि मुंबई सहित जो देश के दूसरे कुछ हिस्सों में कोविड के जो बढ़ते मामले तेजी आई, उससे एक तरीके का फियर साइकोलॉजी, जैसे कहते हैं साइकोलॉजी पर इसका असर हुआ, साइकोलॉजिकल लेवल पर इसका असर हुआ, और उसमें तेजी आई, जिससे निवेशकों को एक बार फिर से जो था वो लॉकडाउन के, काफी गवर्नमेंट्स ने इसको कहा भी अनऑफिशियली, अब इसको मीडिया हाईलाइट्स में चला भी है, तो फिर जो है कि लॉकडाउन का अंदेशा सताने लगा। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो है कि नई पाबंदियां लगाने की घोषणा की हैं पूरे राज्य में, तो इन सारी चीजों ने जब कलेक्टिव इफेक्ट दिया और अमेरिकन मार्केट्स में जब बॉन्ड यील्ड को लेकर के उसमें जो पहल देखी गई, इसके बाद जो है कि जो शेयर बाजार में जो है कि एक तरीके से गिरावट, भारी गिरावट नजर आई, जिससे सबसे ज्यादा जो फिसलन थी वो भारतीय बाजारों के अंदर देखी गई थी। तो इसमें यह भी कहना है, इसमें जो ऐसा लगा है कि कच्चे तेल की जो बढ़ती कीमत, इसमें क्रूड ऑयल को हम अगर और जोड़ दें, बढ़ते, गोल्डमैन सैक्स ने भी कहा है कि $75 तक पहुंच जाएगा। इसके बाद जो है कि, और जिस तरीके से सऊदी अरेबिया ने कहा था कि ये फरवरी मार्च के अंदर वो जो है 1 मिलियन टन के जो है वो सप्लाई काटेंगे, तो इसको कट करेंगे इसमें। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या कि अब इन सारे फैक्टर्स को, बॉन्ड को एक तरफ ले लीजिए, कोविड को एक तरफ ले लीजिए, लॉकडाउन को ले लीजिए, इसके साथ साथ आप क्रूड ऑयल को ले लीजिए, तो इसकी जो बढ़ती कीमतें भी हैं, इससे जो इन्वेस्टर का जो उत्साह था उसको इसने बहुत ज्यादा डेंट किया, बहुत ज्यादा इसने हर्ट किया उसने सेंटिमेंट को। तो इसमें जो है कि 1% जो है कि आपका जो बेंट क्रूड है, ये 1% उछलकर 62.74 प्रति बैरल पर पहुंच गया था। तो भारत में भी पेट्रोल के दाम जिस तरह से गए, तो ओवरऑल अब इन सब का जो कलेक्टिव इफेक्ट था, उसने एक पैनिक को एक तरीके से प्रेसिपिटेट किया, और उसका जो रिजल्ट है हमने यहाँ पर देखा। अब हम इस पोजीशन पे आ जाते हैं कि अब हम इसको समझें कि ये, इसको समझने के लिहाज से एकेडमिक सेंस में भी, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में भी, लेकिन इससे पहले हम क्रिस्टियन लिगार्ड की बात हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो ईसीबी की जो एक तरीके से जो मॉनिटरिंग, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि वो मॉनिटर कर रहे हैं जो राइजिंग यील्ड्स हो रही हैं, तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जो चीफ है क्रिस्टीना लिगार्ड, आईएमएफ की चीफ रह चुकी हैं, और इन्होंने जिस तरीके से ग्रीस के जब प्रॉब्लम हुआ था, यूरोपियन काफी कंट्रीज चाहती थी कि ग्रीस को यूरो से बाहर कर दिया जाए, बट ये इन्होंने बहुत एक पिवटल रोल प्ले किया था, ग्रीस को उन्होंने टुगेदर रखा था। तो यूरोप इस वक्त जो ये है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की चीफ है, तो क्रिस्टीना लिगार्ड ने कहा है कि ये बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है तो नॉमिनल गवर्नमेंट्स की बॉन्ड यील्ड्स को। तो ये जो ब्रॉड बेस इंडिकेटर्स होंगे तो उनको ये मॉनिटर
करेंगे और फिर ये असेस करेंगे उसके बाद कि फाइनेंसिंग जो कंडीशंस हैं क्या वो फेवरेबल हैं, क्या वो रिस्क फ्री हैं ओवरनाइट इंडेक्स्ड स्वैप रेट्स के लिए, या सोवरन जो यील्ड होगी पर्टिकुलरली, ये सारी चीज़ों को लेकर के, यानी कि जो है ईसीबी जो है वो बहुत बारीकी से नज़र बनाए रखा है और बिल्कुल शीर्ष स्तर पर नज़र बनाए रखा हुआ है। और क्रिस्टियानो लिगार्ड बहुत ज़्यादा सीजन बैंकर रही हैं, आईएमएफ को इन्होंने इनकी काफ़ी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज भी रही हैं, लेकिन उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। तो ये क्रिस्टियानो लिगार्ड का था। अब हम इसमें ग्लोबल मार्केट्स को जाने से पहले हम थोड़ा सा ये समझ लें कि जो मार्केट्स हैं ये लगातार जो है कि किस तरीके से गिरे, किसने ट्रिगर किया। अब हम इसमें आ जाते हैं कि जो यील्ड बॉन्ड है, जो 10 ईयर का जो 10 ईयर बॉन्ड जो हिंदुस्तान के अंदर रहा था, ये मूव कर गया अब की तरफ, ये ऊपर की तरफ मूव किया, और जो अभी जो लो थे इनके 5.76% और 6.2% से, तो इसने भी एक तरीके से जो यूएस के जो ये उसके साथ ये एक तरीके से पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की गई यहाँ पर। तो इन लाइन था ये जो राइज जो यूएस बॉन्ड्स के अंदर देखा गया। तो ये भी एक तरीके से इसने भी निवेशकों को बहुत चिंतित किया, जिसकी वजह से मार्केट्स इनमें एक तरीके से कलेक्टिवली जो मार्केट्स का जो रिजल्ट हम डेटा हम देख रहे हैं उसको एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या रिलेशनशिप है बॉन्ड यील्ड्स का और इक्विटी रिटर्न्स का। ये पूछा भी जा सकता है, क्वेश्चंस आपको लिखने को भी कहा जा सकता है। तो इसको अगर हम ट्रेडिशनली देखें, कन्वेंशनली देखें, तो जो बॉन्ड यील्ड जब राइज करता है तो इन्वेस्टर्स जो है वो स्टार्ट करते हैं आपका अपनी जो रीलोकेट करने की कोशिश करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपने फंड्स को, जो जिसमें इक्विटीज जो होती हैं बॉन्ड्स के अंदर जो थोड़ी सी उनको सेफ लगे, तो सेफर बॉन्ड्स की तरफ वो जाते हैं। तो जैसे ही बॉन्ड यील्ड आपका जो बढ़ता है, उससे क्या होता है कि आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इन्वेस्टिंग की, वो इक्विटीज के अंदर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपकी इन्वेस्टिंग की इक्विटीज के अंदर खास करके, तो वो क्या होती है कि लेस अट्रैक्टिव लगने लगती हैं। तो ये प्योरली एकेडमिक हम उसमें बात कर रहे हैं। तो लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और है कि जब बॉन्ड यील्ड जो है वो राइज कर जाती हैं, तो इससे क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल है ये उसको भी राइज कर देता है, उसको भी बढ़ा देता है कंपनीज के लिए, जिससे क्या होता है कि जिसका जो इंटर्न रिजल्टेंट निकलता है वो कंप्रेस करता है वैल्यूएशन को, उनके स्टॉक्स के वैल्यूएशन को वो थोड़ा सा सिकोड़ देता है या उसको थोड़ा सा कंप्रेस कर देता है। तो इसके साथ जो है कि जो इन्वेस्टर्स जो है ये देखते, इसीलिए इतनी ज़्यादा गहनता से इसको देखा जाता है कि जब जब जो है आरबीआई जो है कट करता है या रेस करता है रेपो रेट को, इसलिए रेपो रेट का कट होना या उसको बढ़ा देना आरबीआई की इस मूव पर मार्केट्स की नज़र बहुत बारीकी से लगी रहती है। तो इसके बाद जो है कि जब भी जो ये कट्स होते हैं रेपो रेट के अंदर, इससे क्या होता है कि वो रिड्यूस कर जाता है आपकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है कंपनीज के लिए, और लैंडिंग जो होती है राइज कर जाती है शेयर प्राइस में उसमें। तो यानी कि बेसिकली इसका वैल्यूएशन से जुड़ा हुआ है। तो जो रिलेशनशिप है बॉन्ड यील्ड्स की इक्विटी रिटर्न्स की, वो वैल्यूएशन को लेकर के है, ये कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, इसको लेके मार्केट के अंदर एक बहुत ज़्यादा इसमें एक जागरूकता भी रहती है मार्केट के अंदर। इसके लिए एक तरीके से इस पर बहुत ज़्यादा मार्केट इसको तवज्जो देता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो इम्पैक्ट जो एफपीआई का जो फंड फ्लो का था उसका क्या रहा, तो बॉन्ड यील्ड ने, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि इसने एक बड़ा रोल प्ले किया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के अंदर, एफपीआई फंड फ्लो के अंदर। और ट्रेडिशनली अगर हम इसकी बात करें फिर से कन्वेंशनल एकेडमिक सेंस में, तो इसमें यह देखा गया है कि जो बॉन्ड यील्ड जब राइज करती है अमेरिका के अंदर, तो एफपीआई जो है वो इंडियन इक्विटीज से मूव आउट करना शुरू कर देती हैं। तो जिसकी वजह से और ज़्यादा मार्केट में पैनिक क्रिएट हुआ। जैसे ही बॉन्ड यील्ड्स अमेरिका में राइज करनी शुरू करी, उससे क्या हुआ कि एफपीआई जो है इंडियन इक्विटीज से निकलनी शुरू हो गई। तो जिसका कलेक्टिवली इफेक्ट जो 4-5 दिन तक देखा गया, और फिर ये धड़ाम से बाजार गिरा। और इसके बाद जो है कि इसमें जो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जब ये भी देखा गया है कि जब बॉन्ड यील्ड जो है इंडिया के अंदर जब ज़्यादा जाती हैं, तो इससे के जो रिजल्ट होता है वो कैपिटल आउटफ्लोज का इस पे जाता है, और इक्विटीज के अंदर और फिर डेप्थ के अंदर ये हो जाता है। तो इसका हायर रिटर्न अगर ट्रेजरी बॉन्ड्स में यूएस जो लीड्स इन्वेस्टर्स हैं उसमें अगर मूव आउट करेंगे वो अपनी एसेट अलोकेशन को, तो क्या करेंगे कि वो रिस्की है, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट की इक्विटीज जो है उसे कितना भी सेफ गार्ड करके रखें, लेकिन ये रिस्की ही मानी जाएगी, रिस्की मानी जाती रही हैं। इससे क्या होगा, और या फिर जो डेप्थ है आपकी यूएस ट्रेजरी को, वो भी थोड़ा सा इसमें रिस्क दिखता है। तो जो उसमें कंपेयर में इसमें कंपेयर करके बात करूंगा यहाँ पर, जो इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज थी, और अगर उसको आप कंपेयर करें डेप्थ टू यूएस ट्रेजरी, तो इसको एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाता है। तो वो यूएस ट्रेजरी की तरफ, इसलिए अमेरिका में जब बॉन्ड यील्ड्स की तरफ गया तो इंडियन मार्केट से एफपीआई का पैसा बाहर निकलना शुरू हुआ। तो अगर इसको जो कहते हैं, अगर इसमें अगर लगातार अगर बॉन्ड यील्ड्स के अंदर जो है कि वो बढ़ता देखा गया, एक राइज देखा जाएगा डेवलप्ड मार्केट्स के अंदर खास करके, तो ये क्या करेगा, एडिशनल प्रेशर पुट ऑन करेगा इंडियन इक्विटी मार्केट्स के अंदर, और वो क्या करेंगे थोड़े वक्त के बाद वो भी गिव अप कर देंगे, और उससे भी एक आउटफ्लो ऑफ दी फंड्स की पोजीशन बन जाएगी मार्केट्स के अंदर, जिससे कि है कि इन सब का अगर आप
कलेक्टिवली एफर्ट देखेंगे तो मार्केट में पैनिक आना ही आना है। तो इसके बाद अगर आप देखें कि जो राइज अगर डोमेस्टिक बॉन्ड यील्ड का अगर आप इसके साथ राइज करते हैं एज काउंटर मेजर, तो उसकी जो अलोकेशंस हैं वो क्या करती है आपका, वो इक्विटी से डेप्थ की तरफ आपको बढ़ा देती है। तो जिसका जो कलेक्टिव इफेक्ट होगा वो मार्केट के अंदर एक अनसर्टिनिटी पैदा करेगा। अनसर्टिनिटी पैदा हुई फिर वो पैनिक में कितनी तेजी से बदल जाती है ये हमने सभी ने देखा है। इसके बाद अब यहाँ पर क्या होता है, क्या आरबीआई को जरूरत है यहाँ पर इंटरवीन करने की या नहीं। तो इसमें एक एसबीआई का रिपोर्ट भी आया है, उसको भी हम डिटेल में भी बात करेंगे आपसे। तो इसके बाद जो है कि एसबीआई ने जिस तरह से कहा भी है कि जो इंक्रीज की गई है एक तरीके से बॉन्ड का जो स्प्रेड है, जो मैनिफेस्टेशन है इसका, एक तरीके से जो मार्केट सहमा हुआ है, जो नर्वसनेस है मार्केट के अंदर और खास तरह से मार्केट प्लेयर्स के अंदर, तो रिजर्व बैंक जो है इसको अपने वापस जाना पड़ेगा रिस्टोर करने के लिए जो अनकन्वेंशनल टूल्स हैं जो कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो एक तरीके से जो मार्केट्स के अंदर एक सर्ज देखा जा रहा है, जो एक रेस देखा जा रहा है मार्केट्स के अंदर, तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो अनकन्वेंशनल मेथड जो आरबीआई यूज कर सकता है उसकी तरफ देखना होगा हमें। कन्वेंशनल मेथड यहाँ पर काम नहीं करेंगे आरबीआई के। तो ये जो इंपॉर्टेंट है जिसमें अपवर्ड मूवमेंट आपका देखा जाए, तो जैसे आपका जी सेक के अंदर देखा गया यील्ड में इवन जैसे 10 बेसिस पॉइंट की करंट लेवल से, तो एमटीएम के लॉसेस जो बैंक्स को हुए हैं ये जो होंगे एक तरीके के माइनर स्टेप्स होंगे, लेकिन ये क्रूशियल स्टेप्स भी होंगे। तो रादर जो है एक्सेप्शनल ईयर जो है फाइनेंशियल ईयर 21 का जो है बॉन्ड मार्केट्स के अंदर, तो आरबीआई ने जिस तरीके से सपोर्ट किया है सरकार के डेप्थ मैनेजमेंट को और लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट में 16 सालों के अंदर, ये बहुत बड़ी फाइंडिंग हमने इसको पहले जिक्र किया है इस बात का। तो 16 सालों के अंदर जो है कि जिस तरीके से आरबीआई ने सपोर्ट किया है डेप्थ मैनेजमेंट को भारत सरकार की या केंद्र सरकार की, तो इसमें जो है इसमें क्या होगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और ज्यादा धक्का लग सकता था, लेकिन आरबीआई की वही जाहिर सी बात है कि आरबीआई नहीं इतना संभाल पाएगा, लेकिन ये पैनिक की स्थिति बनी रहेगी और ये बीच में जो है जिसको कहते हैं मार्केट अपना करेक्शन खुद लेगा। तो ये सारी बातें जो एकेडमिक सेंस में हम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कि ग्लोबल जो मार्केट्स के अंदर जो ये सारी चीजें देखी गई हैं इनका क्या इफेक्ट रहा है और ये किस तरीके से अलग अलग मार्केट्स के अंदर क्या क्या हुआ है और किस तरीके से इसमें देखा गया है। तो इसमें ब्राजील का केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ब्राजील के केस पे हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, थोड़ा तेजी से बता देता हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है इसमें। तो जैसे ग्लोबल शेयर्स जो हैं एक तरीके से लोअर देखे गए थे, तो जापान का जो बेंचमार्क था तो ये थोड़ा सा राइज करता दिखा, लेकिन जो अदर कंट्रीज थी ये स्लिप करती हुई दिखी। लेकिन जबकि जो इसमें होप थी कि रिकवरी हो रही है, कोरोना वायरस पेंडेमिक से रिकवरी हो रही है, ग्लोबल रोल आउट ऑफ वैक्सीन्स का हो रहा है, लेकिन मार्केट्स जो है ग्लोबली वो सेम ही रहे। तो जो फ्रांस का जो है सीएसी जो है ये 40 सीएसी 40 जो है ये आपका स्लिप किया 1.1% और अर्ली ट्रेडिंग के अंदर 5708.39 पे। जर्मनी का जो डेक्स है डेक्स डोव ये आपका 1.3% एक तरीके से गिरा है। ब्रिटेन का एफटीएससी जो है ये 100 जो एफटीएससी 100 जो है ये डिक्लाइन किया 1.1% से, और ये जो है कि 6554, ये अमेरिका की इसका डेटा इतना नहीं लेकिन 1.1 का डिक्लाइन ये इंपॉर्टेंट है। और यूएस के जो शेयर्स हैं वो जो हैं आपके ओपन जो हुए वो लोअर पे हुए, और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स था एक तरीके से जो डो इंडस्ट्रियल्स का वो स्लाइड कर गया आपका 0.7% 31,224 पर। तो अगर आप ये सारी चीजों को अगर आप कलेक्टिव लें तो इसका जो इन्वेस्टर्स का ग्लोबली जो है वहां पर एक स्थिति क्रिएट हुई, वो पैनिक वहां से क्रिएट होना शुरू हुआ और वो स्प्रेड करता चला गया। तो बेंचमार्क जो है ये बड़ा है जापान के लिए, लेकिन साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और चाइना में ये गिरा भी है। ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है इसको याद रखिएगा। और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने किस तरीके से इसको फोकस किया है फ्यूचर में जो ग्लोबल इकोनॉमीज जो हैं जो बैडली हिट हुई हैं, कोविड का जो इम्पैक्ट जिन पे ज्यादा हुआ है, कि वेदर वो जो है उनके पास उतना जो स्टिमुलस उनको दिया जा रहा है क्या वो पर्याप्त है, इस पे भी निवेशकों की नजर बहुत बारीक नजर बनी हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो यूएस की जो 1.9 जो बाइडेन ने प्रॉमिस भी किया था लेके आने की जो बात कर रहे थे वो इलेक्शन से पहले भी, तो 1.9 ट्रिलियन जो उसका जो इकोनॉमिक पैकेज है जो प्रपोज किया गया है प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से, ये एक तरह की उम्मीद देता है एक्सपोर्ट रिलायंट जो इकोनॉमीज जो है जो एक्सपोर्ट रिलायंट पर यानी कि जो एक्सपोर्ट्स पर अपने को बेस करने की कोशिश करेंगी उनको एक थोड़ा सा बूस्ट देता है ये। इसके साथ जो जापान का जो बेंचमार्क है निकी एनआईके के ईआई 225 गेन किया इसने 0.5%, तो ये फिनिश कर गया था 30,156 पे। लेकिन जापान का केस थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और चाइना का केस इससे बिल्कुल उलट है। तो ये सारी, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि इसमें हांगकांग का जो हैंग सेंग है ये जो है ये भी जो है आपका 1.1% जो है ये गिरा है, और शंघाई कंपोजिट जो है ये 1.5% ये नीचे गिरा है। तो जापान जो है इसने एक जापान का जो है कि एडमिनिस्टर करना शुरू कर दिया था पिछले हफ्ते से, इसने कोविड
की यकीन को। तो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल करके आती है सेक्टर वाइज पे, हम इसको वापस रिकैप करते हैं। सेक्टर वाइज पे आपका देखें बीएससी एनर्जी, रियलिटी, आईटी टेक, ऑटो, कैपिटल गुड्स और मेटल को छोड़ करके सभी पे एक अच्छी मार पड़ी है, सबको एक तरीके का सेटबैक लगा है। इसके साथ साथ अब हम आ जाते हैं ब्राज़ील को लेकर के। ब्राज़ील में क्या हुआ है, ब्राज़ील के अंदर जो है मार्केट जो है और ज़्यादा नीचे गए हैं, प्लमनेटेड मार्केट्स गए हैं, क्योंकि जब उनके जो ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं बोलेंसारो, इन्होंने एक तरीके से रिमूव किया है हेड ऑफ स्टेट कंट्रोल ऑयल कंपनी, जो ऑयल कंपनी है वहाँ की पेट्रोलियो ब्रेसिलियरो, इसको इन्होंने BRASILEIRO, इसको जो इनके जो हेड थे इनको इन्होंने रिमूव किया है, जबकि जो रॉबर्टो ब्रैंकोई ये इनके हेड थे, ये शिकागो एजुकेटेड इकोनॉमिस्ट थे। तो इससे भी मार्केट्स को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। तो गवर्नमेंट को इस तरह ये जो कदम है इस तरीके से देखा गया कि गवर्नमेंट जो है वो रोल बैक कर रही है मार्केट फ्रेंडली पॉलिसी इनिशिएटिव से, ताकि जो है उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो जिस तरीके से लोअर हो रही है प्रेसिडेंट बोलेंसारो की, उसके लिए मार्केट फ्रेंडली इकोनॉमिक्स की तरफ नहीं जा रहे हैं, थोड़ा प्रोटेक्शनिज्म में जा रहे हैं। तो इस स्टेप ने भी एक तरीके से ये वन ऑफ द मेजर कारण रहे जिससे एक तरीके का जो एक तरीके से जो थोड़ा सा फ्यूल प्राइसेस को लेके सरप्राइज के तौर पे देखा गया। तो जो रियल फेल जो था यहाँ पर 2.4% का हुआ एक तरीके से। तो इसमें जो सेंट्रल बैंक ने स्टेप किया मार्केट के अंदर, इन्होंने अपनी करेंसी स्वैप्स को इन्होंने ऑफर किया। तो लेकिन इस सब के साथ जो हुआ कि जो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो ये पेट्रोलियम बोलेंसारो थी, इसके शेयर्स जो थे ये करीब करीब 19% गिर गए। इस वजह से इन्होंने इनको रिमूव किया और मार्केट्स ने लेकिन इसे इस तरीके से देखा कि ये मार्केट फ्रेंडली पॉलिसीज की तरफ से एक तरीके का अब गुड बाय की तरफ ये एक स्टेप देखा गया, जिसने भी एक ट्रिगर का एक बहुत अहम कारण बना। तो अगर कल कलेक्टिवली सारे मार्केट्स को देखें तो पूरे उसमें ये एक साथ ये सब ट्रिगर हुआ है, इसलिए जो उसका इम्पैक्ट जो है वो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर पड़ना ही पड़ना था। तो ये देखा जाएंगे इसके किस तरीके से। अब इसके पास हम बात करते हैं कि ये एज अ इसका रिजल्ट क्या है। तो इसका जो रिजल्ट है, जो इन्वेस्टर्स की जो वेल्थ है वो डिप कर गई, जैसे 3.7 की जो हम फिगर दे रहे हैं। तो जो बीएससी मार्केट के अंदर एनएससी निफ्टी भी जिस तरीके से शार्पली लोअर हुआ है, तो इसकी जो वोलेटिलिटी है, अगर हम वोलेटिलिटी की बात करें तो ये जो है कि जंप कर गई 14.5% इंडियन मार्केट्स की अगर हम बात करें यहाँ पर। तो जो वोलेटिलिटी थी मार्केट्स के अंदर वो जंप कर गई 14.5%, जो कि बहुत बड़ा फिगर है। तो ये जो हाईएस्ट लेवल रहा ये 2 महीनों के अंदर, यानी 14.5% की वोलेटिलिटी मार्केट्स के अंदर जो जंप है। इसके बाद जो हुआ कि जो डे की सेलिंग थी, जो बिकवाली थी, इसमें अदर मार्केट्स के जो एशिया के जो अदर मार्केट्स हैं उसने भी इंडिया को हर्ट किया, और सबसे ज़्यादा हर्ट किया जो डोमेस्टिक फैक्टर्स उसमें थोड़े से कम रहे, लेकिन ये एशिया के जो मार्केट्स जो उसमें करें उसका भी इफेक्ट हुआ। तो एशिया के जो स्टॉक्स थे इन्होंने एक तरीके से जो लोअर किए गए, तो इसमें एक तरीके से वरीज किया। इसमें इन्फ्लेशन को लेकर के, इन्फ्लेशन इसमें एक फैक्टर था, इसके बाद हाई वैल्यूएशन इसका दूसरा फैक्टर था, और ये जो एक तरीके जो इनके सेंट्रल बैंक की जो ओवर पॉलिसी टाइटनिंग थी उसको भी एक तरीके का सेटबैक के तौर पे लिया, मार्केट्स और पैनिक कर गए। तो यूरोपियन मार्केट्स ने ओपन किया लोअर पे, लेकिन वो कॉशियस रहे, जिस तरीके से वो मैं क्रिस्टल रिगार्ड की बात अभी थोड़ी देर पहले की थी हमने, किस तरीके से वो बिल्कुल नजर बनाए रखी है, वॉचफुल हैं। तो बॉन्ड यील्ड्स को लेकर के इसका जो था, ये सारे कंसर्न्स जो है इन्होंने इन्फ्लेशन की तरफ ज्यादा तवज्जो दी, जिसका ट्रिगर इफेक्ट जो है मार्केट्स के अंदर देखा गया। इसके बाद रोल इन वर्कआउट प्रोग्राम्स को लोगों ने अभी इस पे इतना विश्वास नहीं जताया था। तो इन सारी चीजों को लेकर के, और इसमें जो यूएस के जो 10 ईयर ट्रेजरी जो रोज थे ये आपका 1.37% राइज करके थे, आफ्टर राइजिंग जो था 14.5 बेसिस पॉइंट जो थे, और 100 बेसिस पॉइंट का 1 परसेंटेज पॉइंट होता है। ये मैं एकेडमिक के लिए आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जो होता है आपका ये ब्रेंट क्रूड का जो ये था आपका 63, और गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट है वो ये 75% तक, यानी 20% का इन्फ्लेट करने की बात की जा रही है। तो आरबीआई का जो डेटा है उसने ये दिखाया था कि जो जी6 के लिए जो था उसमें जबकि 6.2% था। तो इन सारी बातों को लेकर के मार्केट में ये जो 2 महीनों के अंदर जो बिगेस्ट स्लाइड के तौर पे देखा गया था ये था। इसको हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दें तो ग्लोबलाइजेशन या जो ग्लोबल फैक्टर्स है, राइजिंग इन्फ्लेशन, एफपीआई का इन्फ्लोज और प्रॉफिट बुकिंग, ये इसका महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा कारण इसको वगैरह रहा कि राइजिंग जो यील्ड थी 10 ईयर के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी, की डोमेस्टिक फैक्टर था, इसमें भी एक तरीके से ये भी कारक बना, और जो कोविड केसेस में जो सर्ज हुआ ये भी इसके रहे। तो ये जो सारे कारण थे कि जो स्लाइड है ये 5 सेशंस के अंदर क्या हुआ, जो मंडी क्रैश हुआ उसके अंदर ये 3 फैक्टर्स ने प्रेसिपिटेट किया, और पूरे 5 दिन तक जो लगातार हुआ और जो आगे भी होने की संभावना है उस पर हमने तमाम बातें की हैं। चलिए हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और इसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि मार्केट्स को जो है कि मार्केट्स वापस अपने को करेक्ट करेगा, और इसमें आरबीआई
भी सक्रियता भूमिका निभानी पड़ेगी, लेकिन मार्केट जो है अभी वोलेटाइल रहने ही वाले हैं, इसमें ज़्यादा सुधार की गुंजाइश नहीं है। जैसे-जैसे वक्त तेज़ी से बताएगा, वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल मार्केट पर नज़र बनाए रखें। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।